डियर स्टूडेंट, आज हम हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक संचयन का चैप्टर 1 गिल्लू के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा जो थी, इनके बारे में मैं थोड़ा जानकारी दे देता हूं आपको। महादेवी वर्मा हिंदी के सर्वाधिक प्रतिभावान लेखिकाओं में से है। आधुनिक हिंदी को सबसे सशक्त कवियत्रियों में से एक होने के कारण इन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। तो महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। तो इनका जन्म जो है 26 मार्च 1907 को हुआ था। 26 मार्च 1907 इनका जन्म हुआ था। इन्होंने इलाहाबाद से शिक्षा प्राप्त की थी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। 1956 में इन्हें पद्म भूषण सम्मान मिला था। 1956 में 1956 में इन्हें पद्म भूषण सम्मान मिला। 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो इस ऐसी महान लेखिका जिन्होंने गिल्लू कहानी को लिखा है। अब हम गिल्लू कहानी को पढ़ते हैं। सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है, इसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया। तो सोन जूही में एक पीली कली लगी है, फूल जूही को फूल का जूही मतलब फूल, उससे देखकर लेखिका को अनायास ही अचानक ही एक छोटे जीव का स्मरण हो आता है, जो इस लता के सघन हरितिमा में छिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तो वो क्या करता था? लता के सघन हरितिमा में छिपकर बैठता था। हरितिमा का मतलब है हरियाली। तो हरियाली में छिपकर बैठता था। लेखिका जब वहाँ पहुँचती थी तो कूदकर उनके कंधे पर चढ़ जाता था और उन्हें चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज लघु प्राण की खोज है। मतलब उस समय में लेखिका को कली की खोज रहा करती थी, लेकिन आज वो जब सोन जूही में जाती है तो उन्हें उस लघु प्राण की खोज रहती है। परंतु वो तो अब इस सोन जूही के जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। लेकिन अब वो जो लघु प्राण था वो सोन जूही के जड़ में मिट्टी होकर मिल गया है, मतलब मर चुका है। तो कोई भी प्राणी हो, मरने के बाद मिट्टी ही बन जाता है। तो वो लघु प्राण जो था वो भी मरने के बाद मिट्टी ही बन गया। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वो मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। तो लेखिका को ऐसा लग रहा था कि कली के बहाने, मतलब कली बन के वो लेखिका को चौंकाने आया है, ऐसा लग रहा था। तो वो कौन था और लेखिका को कैसे मिला, इसको हम लोग देखते हैं। अचानक एक दिन सवेरे मेरे कमरे के बरामदे में आकर मैंने देखा, दो कौवे एक गमले के चारों ओर चोंच से छुआछोल जैसा खेल रहे हैं। तो एक दिन लेखिका ने अपने बरामदे में आकर देखा कि दो कौवे गमले के चारों ओर छुआछोल जैसा कुछ खेल रहे हैं। यह काकभूषणी भी विचित्र पक्षी है, एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित और अति अपमानित भी कहलाता है। तो ये क्या होता है? कौवा जो होता है ये बहुत विचित्र पक्षी है। ये समादरित, इसको हम सम्मान भी करते हैं कभी कभी, इसको अनादरित भी करते हैं, मतलब इसका आदर नहीं करना। अति सम्मानित भी करते हैं और कभी कभी इसको अति अपमानित भी समझते हैं। तो यहाँ पे पहला हमने जो देखा, यहाँ पे एक क्वेश्चन हो सकता था, तो वो उस क्वेश्चन को आप लोग लिख लीजिएगा। सोन जूही में लगी पीली कली को देखकर लेखिका के मन में क्या स्मरण होता था। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पहला वाला क्वेश्चन हो सकता था, सोन जूही में लगी पीली कली को देखकर लेखिका के मन में क्या स्मरण होता था। तो वो वाला क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिएगा। और यहाँ पे दूसरा वाला क्वेश्चन जो था, जो कौवा एक विचित्र पक्षी है, इसे एक साथ समादरित, अनादरित और अति सम्मानित और अति अपमानित क्यों कहा गया है। तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है, क्यों कहा गया है। हमारे बेचारे पुरखे गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, ना मयूर के ना हंस के। उन्हें पितर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। तो हमारे जो पुरखे हैं, मतलब हमारे दादाजी परदादाजी जो अभी नहीं है, मर चुके हैं, स्वर्गवास हो चुका है उनका, वो जब पितर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए आते हैं, अवतीर्ण होते हैं, मतलब आना, प्रकट होना मतलब ऐसा मान्यता है कि वो पशु पक्षी के रूप में या किसी जानवर के रूप में आते हैं
और हमारे दिए हुए चीज़ों को खाते हैं या लेते हैं चले जाते हैं, ऐसा माना जाता है। तो पितरपक्ष में क्या क्या होता है, हम लोग अपने पूर्वजों को कुछ देते हैं, जल चढ़ाते हैं, या तरह तरह से अलग अलग नियम होता है हमारे समाज में, तो उसे नियमों को पालन किया जाता है। तो उस वक्त क्या होता है, जो पुरखे होते हैं वो मयूर के रूप में भी नहीं आ सकते हैं, गरुड़ के रूप में नहीं, हंस के रूप में ही नहीं, वो क्या होता है काक बनकर आते हैं। तो इसलिए काक को समादरित किया जाता है। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ परिजनों मतलब दूर के रिश्तेदार जो होते हैं वो भी जब आते हैं, वो परिजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। तो जो अगर कौवा हमारे घर के आसपास बोलेगा तो ऐसा भी लोग कहते हैं कि नहीं, कोई आने वाला है दूर का रिश्तेदार, तो मेहमान आने वाले हैं, ऐसा भी माना जाता है। इसलिए इसे अति सम्मानित भी कहा जाता है। दूसरी ओर हम कौवा और काँव काँव करने को अवमानना के रूप में अर्थ में भी प्रयुक्त करते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कौवा जब बोलते रहता है ये बहुत बुरा है, ये क्या बोल रहा है, कोई अपशगुन होने वाला है, ऐसा भी लोग मानते हैं। तो इसलिए कौवा को अति अवमानित भी माना जाता है। तो ये इसलिए विचित्र पक्षी है। कौवा क्यों विचित्र पक्षी माना जाता है कौवे को, तो ये भी आप लोग लिख सकते हैं, आंसर यही हो सकता है, होगा यही आंसर होगा, आप लोग लिख लीजिए। मेरे काकपुराण के विवेचना में अचानक बाधा आ पड़ी। तो लेखिका के काकपुराण में क्या हुआ, अचानक बाधा आ पड़ी। कौवों के बारे में जो बता रही थी लेखिका, उसमें अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार के संधि में छिपे एक छोटे जीव से मेरी दृष्टि रुक गई। तो लेखिका के काकपुराण में विवेचना अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार के संधि में एक छोटे से जीव पर उनकी दृष्टि गई। निकट जाकर देखा, गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है। तो क्यों दृष्टि उनकी रुक गई, क्योंकि उन्होंने देखा कि गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा जो अपने घोंसले से गिर पड़ा है। तो गिलहरी क्या होता है, एक छोटा सा जानवर है जो कि जंगलों में रहता है, पेड़ पौधों के ऊपर रहता पेड़ पौधों में रहता है, पेड़ों के ऊपर रहता है। तो ऐसे जानवर जो होते हैं तो वो घोंसलों में रहा करते हैं, या पक्षी जो होते हैं घोंसलों में रहते हैं। और अब कौवा उस जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं, और कौवा क्या होता है वहाँ पे उसको सुलभ आहार बनाना चाहते हैं, मतलब आसानी से अपना आहार बनाना चाहते हैं। ये लेखिका ने देखा। काकदिया की चोंच के 2 घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे, अत वह निश्चेष्ट सा गमले से चिपटा रहा। काकदिया का मतलब कौवे के 2 घाव से ही, चोंच के 2 घाव से ही लघु प्राण के लिए बहुत थे। अगर कौवा उसे 2 चोट करता अपने चोंच से तो यही उसके लिए बहुत था, क्योंकि वो उस चोट को सहन नहीं कर पाता और मर जाता। अत वह निश्चेष्ट सा गमले से चिपटा रहा। वो क्या किया उसने, निश्चेष्ट मतलब का इसका मतलब है मतलब बिना हरकत किए हुए चुपचाप वो गमले से चिपटा पड़ा था। सबने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अत इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। और सबने कहा कि कौवा का घाव लगा है, इसे कौवा के चोंच से इसको घाव लगा है, ये नहीं बचेगा, इसलिए इसको जैसा है वैसा ही रहना देना चाहिए। तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन होता है, लेखिका को गिल्लू किस अवस्था में मिला, लेखिका को गिल्लू किस अवस्था में मिला था, ये वाला भी क्वेश्चन यहाँ पे है। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग लिख लीजिए, आंसर यही होगा। तो यहाँ पे आप लोग आंसर लिखिए। परंतु मन नहीं माना, उसे होले से उठाकर अपने कमरे में ले आई, फिर रुई से रक्त पोंछकर घाव पर पेनिसिलिन का मरहम लगा दिया। मैंने मतलब कौन, लेखिका ने लगाया। तो आप लोग लिखते वक्त, क्वेश्चन आंसर लिखते वक्त मैंने मत लिखिए, वहाँ पे लेखिका लिख दीजिए। परंतु मन नहीं माना, परंतु लेखिका का मन नहीं माना, इसलिए उन्होंने क्या किया, उसे होले से उठाकर कमरे में ले आई और रुई से रक्त पोंछकर घाव पर पेनिसिलिन का मलहम लगाया।
रुई की पतली बत्ती दूध से भिगोकर जैसे उसके नन्हे मुंह से लगाई, पर मुंह खुल ना सका और दूध के बूंदें दोनों ओर ढुलक गई। तो लेखिका ने क्या किया, रुई दूध में भिगोकर उसके मुंह तक लेकर गई, मुंह में डालना चाहा, लेकिन दूध क्या हुआ, उसके मुंह में नहीं गया और दूध ज़मीन में गिर गया, नीचे ज़मीन पर गिर गया। क्यों गिर गया? क्योंकि उससे चोट लगी थी, कौवों ने उसे चोट से घायल किया था। तो इसलिए सब लोग तो पहले ही बोल रहे थे कि ये बचने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी लेखिका उसे लेकर आई और उसकी देखभाल करने लगी। कई घंटों के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तो लेखिका ने कई घंटों से इसका उपचार किया और एक बूंद पानी उसके मुंह में गया। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने दो नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। तो तीसरे दिन वो अच्छा हो गया और लेखिका की उंगली अपने नन्हे पंजों से पकड़कर अपने मोतियों जैसे आंखों से देखने लगा। 3-4 मास बाद क्या हुआ? 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोएं, झावेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। 3-4 मास बाद उसके स्निग्ध रोएं मतलब मुलायम, एकदम मुलायम रोएं, झावेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित, आश्चर्यित करने लगी। मतलब आश्चर्य से लोग देखने लगे उसको, कितना सुंदर हो चुका था वो। तो यहाँ पे क्या होता है, और एक क्वेश्चन होता है कि लेखिका ने गिल्लू का उपचार किस प्रकार किया। ये भी क्वेश्चन हो सकता है, इसका आंसर भी यहाँ पे होगा। तो इसका आंसर भी आप लोग लिख लीजिएगा, उन्होंने किस तरह से मलहम लगाया और क्या क्या किया, सर पूरी घटना, पूरी बात को लिखिए आंसर में। उसके बाद हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक रूप दे दिया और इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। तो लेखिका ने क्या किया, जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक रूप दे दिया। उसकी गिलहरियों की जाति मतलब पूरी गिलहरियों को एक साथ गिलहरियों का जाति कहा जाता है, गिलहरी कहा जाता है। पूरी बहुत सारी गिलहरियों को मिला के, मतलब जितनी गिलहरी है सभी को मिला के, या कोई भी जानवर है सभी को मिला के उसका एक जाति होता है। जैसे हम लोग गाय कहते हैं या कुत्ते कहते हैं। कुत्ता बोलने से क्या होता है, पूरे जितने भी कुत्ते हैं सबको एक साथ कुत्ता बोला जाता है, कुत्तों को ऐसा बोला जाता है। तो इसलिए कुत्ते का जाति हो गया वो। लेकिन अगर एक कुत्ते का नाम हम दे देंगे, टॉमी, रॉकी, कुछ भी नाम होता है, तो वो क्या होता है, एक व्यक्तिवाचक जैसा संज्ञा का रूप ले लिया उसने, एक नाम हो गया वो। तो इसका भी एक नाम दे दिया गया, व्यक्तिवाचक रूप दे दिया गया इसे, और इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की डालिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। तो लेखिका ने क्या किया, एक फूल रखने की हल्की डालिया में रुई बिछाकर उसे गिल्लू को रहने के लिए जगह बना दिया, खिड़की के ऊपर लटका कर, मतलब वहाँ पे गिल्लू रहेगा। अब आगे का देखते हैं। वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा, वहाँ पे 2 वर्ष गिल्लू रहा। वह स्वयं हिलकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मन को सी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता है, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। तो वो क्या करता है, वहीं पे रहता था और खिड़की से बाहर देखता और क्या समझता रहता था ये वही जाने। और उसकी समझदारी और उसके जो काम थे, उसके कार्यकलाप थे, क्या क्या वो करता था, इसको देखकर सब लोग आश्चर्य मानते थे। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उससे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज लिया। तो लेखिका जब लिखने बैठती थी तो गिल्लू अपनी ओर उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए इतना चेष्टा करता कि उसने एक उपाय खोज ही लिया। तीव्र इच्छा उसकी होती थी कि वो लेखिका उसके तरफ देखे, तो इसलिए उसने एक उपाय खोज लिया। तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन होता है, आप लोग लिख लीजिएगा। गिल्लू अपनी ओर लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए क्या करता है, ठीक है।
तो इस क्वेश्चन को लिख लीजिए। वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए न उठती। तो गिल्लू अपने ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए क्या करता था, वह लेखिका के पैरों तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता रहता जब तक लेखिका उसे न देख ले, पकड़ने के लिए ना उठे। तो ये उसका आंसर होगा। तो इसका आंसर लिखते वक्त आप लोग ऐसा लिखिए, वह लेखिका के पैरों तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ता और फिर से उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता रहता जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए न उठती। तो मैं मत लिखिए, मेरे मत लीजिए, लिखिए लेखिका का लिखिए, मैं मत यूज़ कीजिए उसमें, क्वेश्चन में मैं मत लिखिए और क्वेश्चन को पूरा, आंसर को पूरा लिखिए। आंसर लिखते वक्त मैं यूज़ मत कीजिए, क्योंकि लेखिका ये अपने बारे में बता रही हैं। तो आप जब लेखिका के बारे में बताएंगे, आंसर लिखेंगे, तो आप लेखिका लिखिए। लेखिका शब्द को यूज़ कीजिए, मेरा मत कीजिए, मेरा, मैं, ये सब मत लिखिए। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात लिफाफे के भीतर बंद रहता। तो कभी लेखिका ऐसा करती थी, गिल्लू को पकड़ के एक लिफाफे में इस प्रकार रख देती थी कि उसके जो अगले 2 पंजे हैं वो और सिर के अतिरिक्त सारा जो उसका छोटा सा शरीर है वो लिफाफे के भीतर बंद हो जाता। और इस अद्भुत स्थिति में क्या करता था वो, इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वो अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखता रहता। और इस तरह वो दीवार पर खड़ा होकर लेखिका क्या कर रही है उसको देखता रहता। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता रहता था। और वो उसे भूख जब लगती थी तो वो ची करता था, तो जब बिस्कुट या काजू मिल जाता था तो उसे पकड़कर वो कुतर कर खाता था। फिर गिल्लू के जीवन में फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। तो यहाँ तक मैंने आज पढ़ा दिया। इसका वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो इसका अगला भाग मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ पे जाकर आप लोग देख लीजिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।